हेलो बच्चों, चले आगे चले। अपन क्या चल रहा था? अपना बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम नहीं बताया था। चैप्टर कौन सा है? ये जीरो चैप्टर चल रहा अपना, है ना। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने काफ़ी सारे ग्राफ कंसिडर कर लिए थे। स्पेशल जितने भी फंक्शन पढ़े थे, कौन कौन से फंक्शन पढ़े थे बच्चों? अपन ने आई एल ए टी ई, आइलेट फंक्शन, इनवर्स का डायग्राम बनाने सीख लिया था, लोगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, सबका डायग्राम बनाना अपन ने लगभग सीख लिया है। लेकिन कुछ स्पेशल डायग्राम भी होते हैं, जरा देखेंगे बच्चों कौन कौन से। मैं बात करता हूँ एक पॉलिनोमियल फंक्शन का डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बोला एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं इसको। एफ एक्स बराबर क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। और कुछ पॉलिनोमियल नहीं भी होते, जैसे एफ एक्स बराबर 1/x, एक एफ एक्स बराबर 1/x स्क्वायर, और एक हो सकता है बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स। समझ में आ रहा है क्या? तीनों डायग्राम दिख रहे हैं। इसमें क्यूब बना दूँ मैं इधर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x क्यूब। अब मैं इन सबका डायग्राम बनाना बता रहा हूँ बच्चों, कैसे बनाएंगे अपन देखेंगे। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स है तो कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि ये y बराबर एक्स लाइन ही क्या एफ एक्स बराबर एक्स होगी क्या काम वालों? बिल्कुल होगी। उसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम बनाने के लिए सुन लेना बच्चों, मान ले कि जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत छोटे छोटे बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलेगा? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दिमाग लगा मैं कि एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो मिलती है, मतलब ये वाई है बच्चों ना। एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है? 1, जैसा कि इसमें चल रहा था। लेकिन एक्स की वैल्यू 2 रखते ही 1 2 3 4, समझ में आया। एक्स की वैल्यू 3 रखते ही क्या हो जाता है? 9 तक, समझ में आ रहा है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी प्रकार क्या ये डायग्राम अगर मैं -1 रखता हूँ इधर, टेबल बनाना सिखाऊंगे बच्चों। अबे यार इसमें क्या टेबल बनाऊँ? अगर हमारे पास x यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 0 रखने पर 0 का स्क्वायर 0, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 9। और देखो बच्चों, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, -2 रखेंगे तब भी 4 आएगा, और -3 रखेंगे तब भी क्या आएगा? 9। मतलब आंसर हमेशा क्या मिलने वाला? पॉजिटिव मिलने वाला। तभी तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? मैं तो सारी वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ। क्या इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है क्या हमारे पास? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? लेकिन इसको थोड़ा ढंग से बनावा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कि इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से, जिसका नाम है पैराबोला, परवलय बोलते जिसे, ठीक है। ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम हो गया। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम थोड़ा सा फील करवाऊँ बच्चों अच्छे से। फील मतलब अगर ये ऐसा ना होता, जैसे ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, अगर मैं x बराबर वाई स्क्वायर लिख दूँ, क्या ये इसका इन्वर्स हो गया क्या बच्चों? और जैसे इन्वर्स हो जाती है लाइन, तो तुम बताओ क्या ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन का मिरर इमेज बनानी है क्या? ओहो, समझ में नहीं आया होगा बच्चों। क्या इसका मिरर इमेज यही बन रहा है क्या? इसका मतलब y बराबर, इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा गाँव वालों? कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? ये x बराबर वाई स्क्वायर का डायग्राम है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम है। एक्चुअली मैं पैराबोला की इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax भी होती है, और एक एक्स स्क्वायर बराबर 4ay भी होती है। इसे अलग अलग टाइप की इक्वेशन होती है, जिसमें a क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें बच्चों, ठीक है। अभी डायग्राम समझ में आया? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है, उसका डायग्राम ऐसा बनता, लेकिन इसको मैंने थोड़ा अच्छे से बता के इसका नाम क्या दे दिया बच्चों? पैराबोला। मैंने नहीं दिया है, ये नाम पहले से था, फिर इसको पैराबोला नाम दे दिया है। पैराबोला नाम देने के बाद अगर मैंने बोला कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर वाई स्क्वायर लिखने पर डायग्राम में क्या चेंज आएगा? कुछ भी नहीं बच्चों, डोमेन रेंज बन चुका है, मतलब x और y आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स बन चुके हैं। इन्वर्स बन चुके, तो इन्वर्स फंक्शन का डायग्राम बनाने के लिए y बराबर एक्स के मिरर इमेज बना दी जाए। बोलो हाँ पक्का? चले ये बिठाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरे को यहाँ पर चाहिए जगह। मिटा लो, नहीं उतार लो। हो ये टेबल में मिटा रहा हूँ बच्चों ना। अब डायग्राम किसका बनाएंगे बच्चों बताओ?
मैं बनाऊंगा एक्स क्यूब का। सुनना, हमारे पास टेबल बनानी पड़ेगी यार पहले तो। ये है एक्स, ये है एक्स क्यूब। 0 रखता हूँ 0 आएगा, 1 रखता हूँ 1 आएगा, 2 रखता हूँ 8, -1 रखता हूँ तो -1, -2 रखता हूँ तो क्यूब है ना, तो ये आंसर नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब आ सकता है क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों कि जब 0 था तब इसकी वैल्यू भी 0 थी, जब 1 हुआ तो इसकी वैल्यू भी होगी 1, लेकिन जब 2 होता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। मान लो यहाँ -1 पर माइनस का आंसर आया, मतलब यहाँ पर बनेगा। और कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा क्या बच्चों, ये 2 पर -2 पर। समझ में आया? अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, कुछ याद आ रहा है क्या बच्चों? ये किसका डायग्राम है? ये है हमारे पास tan x का डायग्राम, लेकिन ये है y बराबर x क्यूब का डायग्राम। दोनों में डिफरेंस क्या बताओ यार भैया? tan जो है ना, tan वो बार बार रिपीट होता है, जबकि x क्यूब ऐसे ही चलता जाएगा। ये फंक्शन बार बार रेंज के अनुसार चलता है। देखा जाए तो ये माइनस का 90 है और ये प्लस का 90। बच्चों मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, दूंगा, अच्छे से दूंगा, पहले ग्राफिकल चीज़ों को सारा कंप्लीट कर ले अपन, ठीक है। माइनस का π/2 प्लस π/2 के बाद ये वापस क्या चेंज हो रहा है क्या? प्लस π/2 के बाद 3π/2 पे चेंज हो रहा है, ये माइनस का 3π/2, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यह है कि पॉजिटिव वैल्यू रखो नेगेटिव वैल्यू मिलो आंसर मिलेगा। इसका मतलब सारे रियल नंबर्स इसके लिए लायक है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाया, एक्स स्क्वायर का डायग्राम कैसे बनाया मैंने? एक्स क्यूब का। अगर बच्चों ये डायग्राम मैं ऐसे बना देता तो मामला थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता। पक्का ना? कोई परेशानी वाली बात? बिठा देता हूँ उसको मैं। हे 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 मेरे को एक्स क्यूब का डायग्राम बनाए रखा रहना चाहिए था। ये देखो बच्चों, पक्का? कोई परेशानी वाली बात? ये मैंने मान लिया, पॉइंट रख दिया अपने, है ना। ये किसका डायग्राम है? ये है y बराबर एक्स क्यूब का। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है, दिमाग लगा। x की जगह 0 रखता हूँ तो इन्फाइनाइट आता, मतलब इन्फाइनाइट कहाँ आएगा पता नहीं, लेकिन 1 रखते ही 1 आ जाएगा क्या? 2 रखते ही हाफ हो जाएगा, हाफ मतलब आधा यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनने का क्या? ऐसे चलता जाएगा, y बराबर एक्स और y बराबर 1/x, ये ऐसा डायग्राम हो गया। इसका डायग्राम बनाऊँ? तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर का डायग्राम ऐसा है, एक्स स्क्वायर का डायग्राम ऐसा है, तो मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा। ये मतलब यार ये डायग्राम और ये डायग्राम तो सेम लग रहा है, तो मैं सेम जैसा बनता है बच्चों, थोड़ा सा स्लोप में थोड़ा सा चेंज रहता है। इसी प्रकार टच नहीं करना किसी को भी। ये भी किसका डायग्राम है? इसका। ये 1/x का डायग्राम, 1/x स्क्वायर का डायग्राम, 1/x क्यूब का। अब मैं तुम्हें कहानी बताऊं कि सर कहाँ काम आएगा? e बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? जिसमें e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर मैं e और r के बीच में डायग्राम बनाता हूँ, अरे सॉरी ये रहा, तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? याद आ रहा नहीं आ रहा? पक्का काम आएगा बच्चों, है ना। उतार लो इसको, जल्दी से उतार लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी मिटा रहा हूँ मैं, हट के मिटाऊँ क्या? पक्का? ठीक है। अब दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है बच्चों। कोरोना की काफ़ी सारे केसेस बढ़े जा रहे हैं, हम आपके लिए लेक्चर शूट कर रहे हैं, बड़े ही रिस्क का काम कर रहे हैं। है बच्चों, है। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। अब मैंने तुम्हें अभी भी चीज़ बताई कि पैराबोला, है ना, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ मैं, पैराबोला के बारे में, ठीक है ना। पैराबोला का डायग्राम क्या बनाया मैंने? 2। ये किसका डायग्राम था? x बराबर वाई स्क्वायर का था, और ये y बराबर एक्स स्क्वायर, ये x बराबर वाई स्क्वायर। अरे सॉरी बच्चों, ये x बराबर वाई स्क्वायर का और ये y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम। मेरे को इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। अगर ये ऐसा डायग्राम है, जैसे मैंने लिखा वाई स्क्वायर बराबर एक्स, एक्चुअली में ये डायग्राम
वाई स्क्वायर बराबर 4a x के हिसाब से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसमें y फंक्शन है, x वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हो गए। ये जो 4a है जिसमें से a जो है ये फोकल पॉइंट बताता है। फोकल पॉइंट मतलब ये जो है ना, ये A0। कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी फोकल से ये जो रिलेशन, तो हमें पता होना चाहिए फोकस क्या होता है। फिर इसके सामने एक लाइन खींची जाती है बच्चों, पैराबोला के, इसके पैरेलल है ना, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, ठीक है। ये इसका एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो इससे अपन कहते हैं x = -a लाइन। बोलो हाँ। तुम सोचो सर x = -a क्यों बनाया अपन ने? तुम्हें याद है y एक्सिस के पैरेलल लाइन x बराबर कांस्टेंट होती है, पीछे चल रही है तो माइनस का होगा, आगे चल रही तो प्लस का होगा। मैंने a क्यों लगाया? क्योंकि ये जितनी डिस्टेंस है उतनी की उतनी डिस्टेंस ये होती है। इसका नाम होता है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं नियता। नियता का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। मतलब इस लाइन की नियत कभी खराब नहीं होगी। ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, जो कभी चेंज नहीं होता। मेरे को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ानी बच्चों, इसलिए सिर्फ इतनी से जानकारी हमें होनी चाहिए पैराबोला के बारे में। कुछ डायग्राम और देख लो बच्चों एक बार। ऐसा डायग्राम, ऐसा डायग्राम, ओ कैसा, ऐसा डायग्राम टच कर देना, और ऐसा डायग्राम। ये y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर -4x, x स्क्वायर बराबर 4ay, x स्क्वायर बराबर -4ay। एक चीज़ बताऊँ, अगर सोचो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसको ऊपर उठा के ले जाता हूँ -4ay, प्लस में कुछ कांस्टेंट जोड़ देता हूँ, तो क्या ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाएगा क्या? तुम्हें याद है शायद ये कि डायग्राम ऊपर पहुंच जाता है। अगर ये डायग्राम ऊपर पहुंच गया है, हालांकि वाई में जुड़ता है बच्चों ना, ये सारी जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। कब आएगी? जब अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में हमें जानकारी होनी चाहिए कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे, प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पर ये चीज़ समझाऊंगा। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये यहाँ से यहाँ एक प्रोजेक्शन मोशन कर रहा है या प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी इक्वेशन से मिलकर बनाया बच्चों? पैराबोला की इक्वेशन से मिलकर बनाया। बोलो हाँ। अब माइनस चल रहा है, ठीक है, उतार लो बच्चों जल्दी से, मिटा रहा हूँ मैंने तो। एक चीज और गांव वालों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग नहीं, हुज सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर कहां पर है बच्चों? ओरिजिन पर है। अब कहानी क्या है? अगर मैं इसको यहाँ खसका दूँ, 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 अगर मैं इसको दोनों को ऊपर ले जाऊँ, इधर ले जाऊँ, इधर ले जाऊँ, इधर ले जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी एक रामबाण इक्वेशन लिख लो, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। एक इसको बता रहा बच्चों, ये बता रहा है हमारे पास रेडियस को, ये x सेंटर कोऑर्डिनेट को बताएगा और ये y के सेंटर कोऑर्डिनेट को बताएगा। सुनना, पहले सेंटर कहाँ पर था? 0 0 पर। रेडियस कितनी है? a है। तो क्या ये x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब तुम्हें बस पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी बताओ, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताओ। क्या ये a0 हो जाएगा क्या? क्या ये -a0 हो जाएगा क्या? क्या ये 0 a हो जाएगा और 0 माइनस का a हो जाएगा? इसके कोऑर्डिनेट लिखो बच्चों, a इसके कोऑर्डिनेट लिखो बच्चों, माइनस का a इसके कोऑर्डिनेट माइनस a माइनस का, दोनों माइनस के, और एक है a माइनस का a। सारे कोऑर्डिनेट इसमें पटक देंगे, इक्वेशन हमारे हाथ में होगी। जल्दी से उतार लो बच्चों, मिटा रहा हूँ मैं। वीडियो पॉज करके उतारना बच्चों, जो भी उतारो, पहले कह देता हूँ मैं। हाँ, वैसे तुम सोच रहे होंगे क्रैश कोर्स के नाम पर उतारने का समय तो दे नहीं रहे हो, 1 घंटे का लेक्चर है, हम कैसे 2 घंटे में देख पा रहे हैं? उतारेगी भी तो सही करना पड़ेगा बच्चों।
करना तो पड़ेगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं बच्चों। तो और कुछ इक्वेशन दिखाऊंगे मैं तुम्हें, बढ़िया बढ़िया इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। येलो कहाँ से आ गया बे? इसे कहते हैं बच्चों एलिप्स। एलिप्स क्या कहते हैं बच्चों? एलिप्स। एलिप्स का मतलब होता है हिंदी में दीर्घवृत्त। अब दीर्घवृत्त को समझने के लिए क्या पढ़ेंगे अपन? दीर्घवृत्त का मतलब होता है यार एक तरफ से फैला हुआ रहता है, या तो इसका ए फैला हुआ रहेगा, बी कम रहेगा, इसका मतलब ए बड़ा हो बी से, या फिर इसका बी फैला हुआ होगा और ए छोटा होगा। ये बी ए का मतलब यही है बच्चों कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये ए जीरो कहलाता है, ये माइनस का ए जीरो कहलाता है, ये भी ए जीरो जीरो बी जीरो माइनस बी। समझ में आया? इसका मतलब एक्स के नीचे जो ये लिखा हुआ है ना और वाई के नीचे जो ये लिखा हुआ, यही इसके इंटरसेप्शन है। क्या है इसके इंटरसेप्शन? कहाँ काम आएगा बता देता हूँ मैं, बड़ा लिख देता हूँ। ग्रेविटेशन में काम आएगा जब अपन सन के अराउंड पढ़ेंगे, किसी भी कौन से सर के ऑर्बिट पे चारों जो अर्थ राउंड घूमती रहती है, वो एक इलिप्टिकल रीजन होता है। बोलो हाँ, इलिप्टिकल सर्कमफ्रेंस होती है। तो हमें पता होना चाहिए इलिप्टिकल का। एक चीज़ और बताऊँ बच्चों, डिचुम यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ काटापाटी करी। काटापाटी का मतलब होता है ये भी अगर यहाँ काटो तो क्या पैराबोला जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा इतना सा पोर्शन, इसी पोर्शन का ये जो पॉइंट है, जैसा पैराबोला मैंने तुम्हें बताया, हाँ ये जो पॉइंट होता है इसे ए जीरो बोलते हैं। यहाँ ए जीरो नहीं बोलेंगे क्योंकि ए जीरो तो अपन ने इसको बोल दिया। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं फोकस। इसी प्रकार इसको भी बोलेंगे फोकस। तो अमन ने ग्रेविटेशन में तुमने पढ़ा होगा कि इलिप्टिकल के अंदर सन जो है वो सेंटर पे नहीं होता, किसी भी एक फोकस पे पड़ा रहता है। धरती माँ यहाँ पर ढं बैठी है, दूर से ऐसा दिखेगा, धरती पास आ गई ऐसे, तो पास आ गए ऐसा दिखेगा। समझ में आया? ये गर्मी है, ये सर्दी है, हम बाद में बताएंगे बच्चों। सूरज के पास है तो गर्मी लग रही है, सूरज से दूर है तो सर्दी लग रही है। अपने यहाँ बर्फ नहीं गिर रही है, अजमेर में तो उतार रहे हो क्या तुम? पीछे जाओ, वीडियो पोस्ट करके उतारो, मना किसने किया है? बोलो बच्चों, गाना सुनाते अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, सुन लेना। कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा गाना सुनना चाहते हो, कौन से सिंगर का गाना सुनना चाहते हो। ये मैंने कुछ ग्राफ के बारे में बता दिया बच्चों। और भी कोई ग्राफ तुम्हें पूछना हो तो मुझे डाउट सेक्शन में जाके पूछना कि सर इसका डायग्राम एक बार वापस बता दो। कुछ छूट गया तो वो भी बता देना, सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से मिल जाएगी। अब बताओ बच्चों, अपन किसकी चर्चा करेंगे? अपन मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एंगल के बारे में तुम्हें पता है बच्चों, जैसे 30 डिग्री, ये बचपन से तुम जानते हो, लेकिन ये कहलाता है डिग्री में मेजरमेंट करना। अब मैं तुम्हें जो सिखाऊंगा वो कौन से मेजरमेंट सिखाऊंगा बच्चों? रेडियन में कैसे मेजरमेंट करते हैं। वापस ट्रिग्नोमेट्री पे आ चुके हैं। तो मैंने तुम्हें कल होमवर्क दिया था कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, भेजा तुमने? भेजोगे तो मैं देखता रहूँगा बच्चों, ये लेक्चर तो चलते रहेंगे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है? अगर किसी ने पूछ लिया कि कैसे होता तो मैं उसका आंसर दूंगा। ऐसे ही आज के अंदर भी एक आंसर क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी जब तक तुम दोगे नहीं या तब तक तुम मेरे से वापस पूछोगे नहीं तब तक मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन बड़े लाजवाब पूछेंगे। बोलो हाँ, आगे चलते हैं। डिग्री के बाद आता है रेडियन। इसे कहते हैं बच्चों सेक्साडेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सेक्साडेसिमल सिस्टम। और इसे अपन कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों? सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंगल जो होता है 15 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, डिग्री और डिग्री, फिर डिग्री। समझ में आया? अब अपन जो पढ़ेंगे रेडियन मेजरमेंट पढ़ेंगे। रेडियन मेजरमेंट पढ़ने के लिए सर्कुलर सिस्टम तो अपन को पता होना चाहिए। सर्कल मुझे बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, अरे यार ये सर्कल कैसा बना है? सही बना होगा जो मैं बताऊँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँगा। मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि सर्कुलर सिस्टम में सर्कल को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सर एक पेंसिल, मैं
एक इमेजिनेशन पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसे पैरामीटर जिसमें पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर ना आ रहे हैं। सर्कल को बनाने के लिए क्या क्या मैथमेटिकल पैरामीटर्स चाहिए? एक मैं बोलूँ बच्चों सेंटर, दूसरा तुम बोलो कंपास। अबे मैथमेटिकल पैरामीटर बोल रहा हूँ, एक तो हो गया सेंटर और एक चाहिए मेरे को, हाँ कौन बोला? कौन? रेडियस। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही तुमने बोला है, रेडियस का मतलब एक सेंटर और रेडियस, तभी तो सर्कल बनेगा। सर आपने तो बिना सेंटर से रेडियस लिए सर्कल बना दिया हाथों से। मैं बना सकता हूं, तुम नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हें अगर सर्कल बनाना है तो तुम्हें क्या चाहिए? कंपास की नोक रखने के लिए एक सेंटर चाहिए होगा। फिर कंपास को खोलोगे, कंपास को खोलोगे तो वो क्या कहलाएगी? इसकी रेडियस कहलाएगी। तो इसलिए अपन को रेडियस और सेंटर दोनों पता होने चाहिए। बोलो हाँ गाँव वालों, रेडियस और सेंटर में पता होना चाहिए। पक्का? कोई परेशानी वाली बात? ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे तुम कंपास को घुमाते हो तो क्या बनाते हो बच्चों? आर्क बनाते हो। और आर्क जो होता है ना वो किसके बराबर होता है? तुमने कितना एंगल इसको खींचा है, समझ रहे हो? और इनटू रेडियस, ये आर्क का फॉर्मूला है बच्चों। आर्क बराबर जो होता है ना वो एंगल इंटू रेडियस, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। हिंदी मीडियम वालों ने बच्चों ने अच्छे से ये फॉर्मूला तो रट लिया होगा। इंग्लिश मीडियम आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस तुमने पहले ही पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैंने तुम्हें बता दिया कि किसी भी आर्क को बनाने के लिए मैं स्पीड में तो नहीं चल रहा बच्चों, चलूंगा मैं तो चलूंगा, कर लो जो करना है। आर्क को बनाने के लिए एंगल और रेडियस की जरूरत पड़ती है। सोचो बच्चों, अगर मैं एक फुल आर्क जनरेट करता हूं तो उससे अपन कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का मतलब होता है 2πr। क्या बोलते हैं? 2πr। फिर इज इक्वल टू एंगल जो है पूरा चक्कर घूमने में कितना लगा? 360 डिग्री। रेडियस कितना है? r। 360 इंटू आर काटा 2 से इसको पाटा, हमारे पास पाई की वैल्यू आता 180 डिग्री। तो ये पाई जो है वो क्या है बच्चों? ये पाई ही रेडियन है और ये 180 डिग्री है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि n पाई रेडियन देयर इज 180 डिग्री कंसिस्ट। पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। अगर मैं बात करूं कि 180 डिग्री में कितने रेडियन हो गए तो अपन बोलेंगे पाई रेडियन। और इसका लिखने का तरीका, बड़ा रेडियन लिखने की जरूरत नहीं, स्मॉल में RAD लिख दो बच्चों। 1 डिग्री में कितने होंगे बताओ? पाई बाई 180 रेडियन। सोचो बच्चों, मार्केट में अगर तुम एक बल्ला लेने नहीं गए, दुकान वाले ने पागल बना दिया, 3 बैट लोगे तो तुम्हें इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तुम और तुम्हारे घर वाले बन गए पागल और तुमने 3 बैट इस खुशी में उठा लिए कि सस्ते भी पड़ रहे हैं और मोहल्ले में किसी बच्चे को बेच देंगे छोटे से पैसे की लालच में। इसका मतलब हो गया कि, अरे यार मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा था लेकिन वापस बल्ले पे आता हूं, कि 3 बैट लिए, ऐसा बोला कि एक बैट आपको 800 रुपये में पड़ रहा है। अगर आप 3 बैट लेते हैं तो आपको पड़ेगा मात्र 1800 रुपये में। हैं? एक बैट 800 का है, 8 या 24 हो गया, लेकिन आप मेरे को 1800 में दे रहे हो तो आप तो लालच मार के ले लोगे और मार्केट में बेच दोगे यार। लेकिन अब जब तुम बैट खरीद लेते हो तो तुम्हें एक बैट कितने का पड़ा होगा बच्चों? हैं? 600 का। बिल्कुल सही। बेचोगे कितने में? 1000 में? यार मतलब मेरे को तो सिर्फ इतनी सी बात करनी, 600 का पड़ा ना, ठीक है। अगर तुम वापस लेने जाओगे तो क्या वो तुम्हें 600 की रेट में ही देगा क्या? अगर तुम्हें 600 पता होता तो इसका मतलब तुम अब पर बैट के हिसाब से सोचोगे तो 600 रुपये का एक बैट पड़ा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि रेडियन और डिग्री में अगर मुझे पता है कि 180 बल्ले जो है वो पाई रुपये में मिल रहे हैं तो एक बल्ला कितने में मिलेगा? तुमने ये तो कराओगा 1800 में 3 का डिवाइड कराओगा, 600 रुपये मिलेगा। खतरनाक चीज। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? मेरे को बस इतनी सी चीज बतानी है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? पाई बाई 180 का डिवाइड हो जाएगा। पक्का मैथमेटिक्स का छोटा सा पार्ट था। बायोलॉजी वालों इतना तो बताना पड़ता ही है, थोड़ा थोड़ा तो परेशानी का कारण है तुम्हारा ये कि क्या कर दिया। मिटा दो बच्चों, ये मुझे 1 डिग्री की वैल्यू मिली बस, अब मेरे को सबको किस में चेंज करना है? ये उतारते रहना गाँव वालों। ओके, तो मुझे पता चल गया कि 1 डिग्री में 1, ओहो ये क्या हो गया? पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। पक्का ऊपर चला गया बराबर। तो मुझे अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस
चलो लिख लो 180 डिग्री और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मुझे इन सब की रेडियन वैल्यू निकालनी है, तो 0, π/3, π/4, π/6 सही है, π/2 पाई 180 डिग्री में तो पाई रेडियन है। तुम्हारा होमवर्क बच्चों, तुम्हें 120 डिग्री को चेंज करना है, 135 को चेंज करना है, 150 को चेंज करना है, लिख के फोटो भेज देना मुझे, मैं चेक कर लूँगा सबका, ठीक है ना। 150 का हो गया, और किसका करना है बच्चों, 180 का तो मैंने तुम्हें बता दिया, 210 का बताना, 240 का बताना, 270 का बता देना, 310 का बता देना, 300 का थोड़ी बताना है, 310 का नहीं, 300 का बता देना, 330 का बता देना, 360 का बता देना, 720 का, 1080। अरे यार ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं तो, तुम तो लिख देना सारे जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। पक्का बच्चों, इन सबको रेडियन में चेंज करना है। सर छोटे छोटे तो आपने कर दिए, बड़े बड़े हमें दे दिए, कैसे करा बताऊँ बच्चों। मैं जैसे मान लो कि 60 डिग्री को चेंज करना है, तो तुम π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, काटा पाटा 6 3 8 1/3 आता, π/3 पक्का। रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज करना अपन को आना चाहिए, रट जाना चाहिए बच्चों कि 0 से लेके 90 तक की वैल्यू तो 0, π/6, π/4, π/3, π/2। तुम एक चीज़ बताऊँ बच्चों कि ऐसे चलता है 2 3 4, हालांकि 5 होना चाहिए था, लेकिन फिर क्या है 6 के बाद 7, ऐसे चलता रहना चाहिए। लेकिन तुम नोटिस करा 0 के बाद 30, 30 के बाद क्या है 45, 45 के बाद क्या है बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या है 60, ठीक है। 60 के बाद कितना है 90। तो ये गैप थोड़े अलग अलग है ना, 0 से 30 में 30 का गैप है, 30 से 45 में 15 का गैप है, बस इतनी सी बात है। चलो बच्चों मिटा रहा हूँ जल्दी से मैं, ये करके भेजना जरूर मेरे को सभी बच्चों। ओके आगे 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 आगे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटी जो तुम्हें परेशान करती है। क्या बच्चों, आइडेंटिटी जो तुम्हें परेशान करती है। परेशान इन द सेंस समझ लेना बच्चों, जैसे तुमने पढ़ा साइन थीटा, मैं थीटा लिख रहा हूँ, हालांकि एक्स चल रहा है लेकिन मैं थीटा लिख देता हूँ इसको, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यूनिवर्सल आइडेंटिटीज कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपन को फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं बताऊँ कैसे कैसे मिला बच्चों, डिशुम डिशुम और डिशुम, ये तो इसका है, ये इसका है और ये इसका रिलेशनशिप है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ बच्चों ना, याद रखना, इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप इन द सेंस की मतलब हो गया, जैसे मैं बोलूँ कि ये साइन और कोस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बताता है, ये टेन और सेक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बताता है, ये कोट और कोसेक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बताता है। बोलो हाँ, ऐसे याद रखना पड़ेगा बच्चों, सहूलियत होगी ऐसे याद रखते हो तो, नहीं तो मज़ा आ जाएगा बच्चों, तुम परेशान हो जाओगे बच्चों तुम। मैं जब सब सॉल्व करूँगा तब तब ये चीज़ लिखूँगा तो तुम्हारे दिमाग में तारे दौड़ेंगे बच्चों। एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, इफ़ मैं बोलूँ साइन थीटा दिया हुआ तुम्हें 1/2 और कोस थीटा निकालो, तो कैसे निकालोगे बताओ। साइन थीटा दिया हुआ है और क्या निकालना बच्चों, कोस थीटा, बताओ कैसे निकालोगे। इधर देख के बोलूँ साइन थीटा दिया हुआ है तो कोस थीटा कैसे निकालोगे। हाँ चिल्ला नहीं रहा, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद को याद कर लेते, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते बच्चों। ऐसा हम यहाँ नहीं करेंगे। तुम्हें याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या तुम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या। मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2। तुम्हें पता है साइन की वैल्यू जब 1/2 होती है तो कोस की वैल्यू √3/2 होती है। आंसर भी आ गया। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि तुम्हें अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी का भी पता है, अगर तुम्हें डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी का भी पता है तो तुम उससे यूज करके बाकी की वैल्यू निकाल सकते हो। बच्चों साइन कोस मिल गया, काम हो गया तुम्हारा। देखो कोस का उल्टा सेक हो गया, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, साइन में कोस का डिवाइड दे दिया तो 1/√3 हो गया, उसको उल्टा कर दिया तो कोट का हो गया। क्या बोल रहे हो सर, अबे यार साइन जो होता है वो कोसेक का 1/रेसिप्रोकल होता ही नहीं होता है। 1/कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। इसी प्रकार कोस किसका रेसिप्रोकल, इसका, और टेन किसका होता है
कोट का। ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हैं बच्चों, याद रख लेना कि tan थीटा बराबर 1/sec थीटा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ये लो बस, अब ठीक है। फिर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे जब मैं ये वाली आइडेंटिटीज को लेके आ चुका था, ठीक है ना। ये सारी बेसिक आइडेंटिटीज जो 10th क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास में कुछ नई नई आइडेंटिटीज है। जल्दी से उतार लो बच्चों, मिटा रहा हूँ, जगह दूँ क्या उतारने की, लो देख लो, अब उतार लो। फिर बताओ क्या करें, जल्दी बताओ भाई, जल्दी, नो वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी बता दो बस क्या करें। हाँ बच्चों, अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आ रहा है तो जिस भी लेक्चर को तुम पूरा देख रहे हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें सारी चीज़ समझ में आ रही है, 100% बच्चों डाउट चैम्बर और दूसरा कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है, हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो वो भी लिखें कि सर ये चीज़ एक बार क्लियर कर दीजिए। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम जो स्पेशल आइडेंटिटीज है ना, ठीक है। टेंथ क्लास तक के फॉर्मूले तो तुमने देख लिए, फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाएं। 10 साइन कॉस 10 के फॉर्मूले हैं, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी और tan a प्लस बी में। क्या ये फॉर्मूले कभी भी जिंदगी में तुमने देखे हैं क्या बच्चों? बिल्कुल देखे होंगे। फिर कॉस है, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है कि तुम्हें आनी भी चाहिए। फिर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। पक्का बच्चों? ये वो कहानी है जो मैं 10th के बाद देखने को मिली थी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें ये फॉर्मूले कहाँ कहाँ यूज आते हैं बच्चों। SHM में तुमने देखा होगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव वाला एक फॉर्मूला था। क्या बकवास कर रहे हो सर, लिख के बता दो बच्चों में, साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अपन जब इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, वेव के अंदर इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो वहां पर दो वेव आ रही है जिसकी दोनों की अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ आ रही है। एक आ रहा है a1 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, एक आ रहा है a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और दोनों इंटरफेयर होने के बाद एक फाइनल वेव, सुपरपोजिशन के बाद एक फाइनल वेव देते हैं। और फाइनल वेव के लिए ये फॉर्मूले काम आएंगे, हाँ आए होंगे ना, याद आ गया? चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए बच्चों। अब इन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा सा आगे चर्चा में लूंगा मैं, कि जैसे मैंने ये a प्लस बी है ना, इसकी जगह अगर मैं a प्लस ए लिख दूँ, ये cos a प्लस बी है, इसकी जगह cos a प्लस ए लिख दूँ, और ये जो tan a प्लस बी है इसकी जगह tan a प्लस ए लिख दूँ, तो क्या ये साइन 2a का फॉर्मूला, ये cos 2a का फॉर्मूला, ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया। साइन 2a का फॉर्मूला अच्छे से देखना बच्चों, साइन a, cos b की जगह भी क्या लिख देंगे अपन, a, cos a की जगह भी क्या लिख देंगे अपन, a, a ही है तो, साइन b की जगह भी क्या लिख दें, a। तो सोचो बच्चों, ये साइन है कॉस भी, ये साइन है कॉस है, ये साइन है कॉस है, सब कॉस है कॉस है कॉस है, साइन है साइन है साइन है हो गया क्या? तो मैं क्या इसको 2 साइन ए कॉस ए लिख दूं क्या? एक बार देख लो बच्चों, दोनों साइन है कॉस है, ये भी साइन है कॉस है, दोनों मिलके दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? 2 साइन है कॉस है। इसके लिए देखो जरा, क्या ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा क्या? और इसके लिए भी घूरो जरा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। पक्का बच्चों? कोई परेशानी वाली बात होगी तो भी नहीं बताओगे, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि ये चीज़ तो क्या है, ये तो हो जाएगी। फिर जब खटिया खड़ी होगी ना, तब बोलोगे कि सर एक बार पुनः बता दिया जाए, तब पुनः नहीं, तब क्या होगा बच्चों? जाओ 0 चैप्टर देखने एक बार वापस, ये सारी चीज़ तुम्हें मिलेगी वहाँ भाई और बहन। आगे बच्चों, आगे। अब इन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा सा और मैं मॉडिफाइड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें लिखा है कि साइन 2a को मैंने लिखा है 2 साइन a कॉस a। इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँ तो ये होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। है ऐसे थोड़ी होगा सर? अरे होगा बच्चों, तुम सोच रहे हो कि सर tan 2a का फॉर्मूला भी तो यही है। नहीं बच्चों, नीचे माइनस है और इसमें प्लस है।
ये फॉर्मूला इससे कैसे बना बच्चों, साइन टेन की जगह तुम लिख देना साइन ए अपॉन कोस ए और प्रूफ करने लग जाना, अपने आप आ जाएगा आंसर। लेकिन मेरा फर्ज है लिखाना, मैं तो लिखवा रहा हूँ। कोस 2a का फॉर्मूला क्या मिला, कोस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है बराबर, इसका एक और फॉर्मूला है बच्चों 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, बस एक कोस का फॉर्मूला और एक साइन का फॉर्मूला। कहानी क्या हुई इसमें, कोसाइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर आता है 1, तो क्या यहाँ पर मैं कोस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिए लिख दूँ, क्या मैं साइन की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दूँ। जब ये लिखूंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, देख लेना, और ये लिखूंगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी प्रकार इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखेंगे, ओह ये नहीं है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। तो मतलब साइन का कॉस का 2 थीटा के फॉर्म में टेन के रूप में भी फॉर्मूला होते हैं। कहाँ काम आएंगे पता चल जाएगा। अभी तो सिर्फ फिलहाल इतना उतार लो बच्चों, उतारते जाओ, मैं मिटाता जा रहा हूँ, जल्दी से उतारो। कौन सा मिटाऊँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। चलो कुछ चीज और देखो बच्चों में, देखो मुझे बताना है बच्चों तुम्हारे लिए हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बताना है बच्चों, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला देखा जरा, मैंने लिखा साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a। तुमने देखा होगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब 2 का डिवाइड करें तो दोनों तरफ 2 का डिवाइड होगा, सही ना। यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 का डिवाइड होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा बच्चों, मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर 2 का डिवाइड करा है, तो यहाँ पर भी एंगल के अंदर ही 2 का डिवाइड होगा। 3 का करेंगे तो 3 का होगा, 4 का करेंगे तो 4 का होगा। लेकिन अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। इसका मतलब एंगल को केवल क्या करना है, हाफ करना है। हाफ का मतलब आधा करना है, आधा मतलब 2 का डिवाइड करना है गाँव वालों, पक्का, ठीक है। आगे चले, फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, अभी मेरे को लिखवाना है। उतारते जाना बच्चों, और फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं पता है क्या तुम्हें, फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं, चेप देना दीवार पे, फॉर्मूले लिख के चेप देना, जहां जहां बैठो वहां वहां चेप देना, जहां पढ़ाई करने बैठो वहां दीवार पे लिख के चेप देना, याद हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार अगर मैं cos a लिखता तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और एक होता है cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। टेन के फॉर्म में भी लिख देना बच्चों सारे फॉर्मूले, टेन का तो लिख ही देता हूँ, टेन थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन में होता है प्लस, तो हाफ एंगल फॉर्मूले बता दिए बच्चों मैंने सारे, जल्दी से उतार लो। सर काम का आएंगे, चलो देख लो, 1 प्लस कोस थीटा, कभी भी देख लो हाफ एंगल फॉर्मूला पटक दो। कौन सा वाला, कितने, 1 2 3, बताओ कौन सा रखूँ मैं, कोई सा भी रख दो, नहीं 1 को हटाना है। अब बताओ कौन सा रखूँ जिसमें -1 हो, यही क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 1 से 1 कट गया, √2 बचा cos थीटा बाई 2, पक्का बच्चों। अरे आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया। एक और देखो, 1 माइनस कॉस थीटा अगर होता तो मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रखता, जहाँ 1 प्लस का हो, क्योंकि आगे माइनस चल रहा है, माइनस का प्लस को, सॉरी माइनस जो साइन है वो प्लस को क्या बना देगा बच्चों, माइनस बना देगा। उतारते रहना यार, हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज़ करना सिखा दिया। एक क्वेश्चन लूँ बच्चों मस्त वाला, चलो देखो, बड़ी ही रेयर प्रोबेबिलिटी होती है इस क्वेश्चन को देखने की, ये तुम्हें मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा जरूर। कौन सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि मैंने बोला कि P और Q और R सब बराबर है, चलो खेलो, P Q R सब बराबर है, चलो खेलो, चलो R को हटाओ, P और Q दोनों बराबर है, तो मैंने लिखा a स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखा a स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, ये कॉस थीटा, ये 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बचा, आगे क्या चल रहा है, आर स्क्वायर, आर को वहाँ फेंक दो, 1 प्लस कॉस थीटा, पक्का बच्चों। अब खेलना क्या है बताओ, खेलना कुछ नहीं है,
खेलना तो कुछ नहीं है, बस ये इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे √2 cos थीटा। अरे यार अभी भी तो प्रूफ करवाया था मैंने, तुम क्या लिख दोगे इधर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 + 1 1 से 1 कटा √2 बचेगा, cos स्क्वायर का रूट करेंगे तो, अरे सॉरी थीटा बाई 2। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखा दूँ बच्चों, यहाँ पर चौक चेंज कर लूँ, फॉर्मूले लिखा देता हूँ। देखो अगर 1 + cos थीटा दिख जाए, अगर 1 - cos थीटा दिख जाए, अगर 1 + sin थीटा दिख जाए, अगर 1 - sin थीटा दिख जाए, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 का रूट, ये 2 sin थीटा बाई 2, ये sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 बाई मैनो पक्का। ये सारी चीज़ें अपन कर लेंगे। सर ये दोनों समझा दो ना, कैसे आया? नहीं बच्चे तुम खुद करोगे, बस इसकी जगह और इसकी जगह अभी भी लिखा है ना फॉर्मूला, कहाँ गया? अरे मिटा दिया। पक्का कुछ याद आ रहा है? a + b का होल स्क्वायर कट जाएगा, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। क्या सर पूरा बता दिया आपने, तो थोड़ा सा बताना था। मिटा दो बच्चों सारा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ काम आएगी बता दी मैंने, और एप्लीकेशन में देखेंगे। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होते तो बच्चों डूब के मर जाओ, लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। डूब के भी कौन? चुल्लू पर। चुल्लू मतलब समझते हो, ये हाथ का छोटा सा इलाका दिख रहा, पानी डालो, नाक डुबो लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। नहीं होगा? ठीक है छोड़ जाने दो, आगे चलेंगे। क्या लिखा है मैंने हेडिंग बताओ? जीरो चैप्टर का बहुत ही वास्ट हेडिंग है बच्चों, खतरनाक चीज़ है, जिसको तुम मानते हो खतरनाक लेकिन है नहीं एक्चुअली में। क्या लिखा है मैंने? कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब यहाँ पर किससे है बच्चों? कैलकुलस का मतलब है यहाँ पर एक तो डिफरेंशिएशन से और एक इंटीग्रेशन से। देखो मैं बताऊँ बच्चों, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर अपन बना सकते हैं नीट में 180 में से 170 प्लस मार्क्स लाना या 160 प्लस मार्क्स लाना, तो हमें एक ही चीज़ परेशान करती है, वो है हमारी कैलकुलेशन करने की स्पीड। और वो स्पीड बढ़ाने के लिए ही ये जीरो चैप्टर तुम्हारे सामने लेके आया हूँ। तो यार हर छोटी से छोटी चीज़ पर गौर करना, स्पीड को बढ़ाने का हर एक तरीका अपनाना। स्पीड देख रहे हो किस तरीके से अपन चल रहे हैं, उसी स्पीड से तुम्हें अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बार बार लगातार, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं वापस लिख देता हूं बच्चों, क्या तुमने ये देखा हाईलाइट? अपन ने फंक्शन बताते हैं, इन सभी फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़ने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन आया कहां से ये बताना चाहूंगा मैं। सोचो, डिफरेंशिएशन जो है वो तुमने देखने को मिला होगा वेलोसिटी, वो भी कौन सी? एवरेज। कुछ याद आ रहा है? एक और वर्ड आता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या आता था? डेल की जगह है dx/dt आता था। क्या परेशानियां बहुत है बच्चों, भटक जाते हैं टॉपिक से। फिर भी आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो लिखते कैसे थे? लिमिट डेल टी टेंस टू 0 dx/dt। वे क्या लिख दिया मैंने? लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल x/del t। पक्का? हाँ। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इस तरीके से लिख रहे हैं और एवरेज वेलोसिटी को इस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन बार बार अपन ऐसा नहीं लिखते, अपन सीधा क्या लिख देते हैं इसको, और यही चीज़ क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन। लेकिन मुझे तो ये बताना है कि ये है क्या, ये लिमिट नाम की चीज़ क्या है। तो चलो बच्चों, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था पिछले लेक्चर में कि सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² क्यों होता है? सर्कल का एरिया πr² क्यों होता है? नोटिस करा तुमने? सर्कल का एरिया πr² क्यों होता है? जल्दी बताओ। कर लिया होगा किसी ने तो। क्या बनाया मैंने? एक सर्कल बनाया। बच्चों सोचो, सर्कल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए अपन को? ठीक है बार बार सेम क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। इसका स्लाइड करें।
कितने स्लाइड? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पक्का? क्या ये रेक्टेंगल जैसा बन गया? क्या नहीं बना? तो अब क्या करेंगे बताओ? इसके और छोटे छोटे टोटे कर दो, इतने छोटे टोटे करो कि एक टाइम पर ये क्या बन जाए बच्चों बताओ? रेक्टेंगल जैसा बन जाए। अब तुम पता है ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है? 2πr, जिसमें से आधा वाला तो नीचे मान लो, आधा वाला ऊपर मान लो, तो क्या नीचे πr और ऊपर πr, 2πr से तोड़ दिया गया। और तुम सोचो ये जो है ये कितना है? आ रहे क्या? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है πr, विड्थ है r, तो क्या आ जाएगा? πr स्क्वायर। सर्कल का एरिया πr स्क्वायर क्यों होता है? ये होता है सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, इस वजह से होता है सर। लेकिन ये चीज़ आपने यहाँ क्यों उठाई? थोड़ा सा गौर करना बच्चों, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। कि इसके टुकड़े कितने करे बताओ? क्या तुमने टुकड़े गिने? क्या पहले तो 8 गिने थे, अभी कितने गिने थे? टुकड़े गिने बिना अपन ने इसको रेक्टेंगल मान लिया, लेकिन टुकड़े इतने छोटे करने पड़े, इतने ज़्यादा करने पड़े जिससे वो रेक्टेंगल बन सके। और वो टुकड़े कितने करने पड़े मुझे नहीं पता, इसलिए इसका नाम मैंने क्या लिख दिया बताओ बच्चों? मैंने नाम लिख दिया इसको इनफाइनाइट। क्या कर दिया बच्चों? इनफाइनाइट। अगर मैंने इसका नाम इनफाइनाइट लिख दिया है तो यार ये तो अनडिफाइंड टर्म है। क्या है बच्चों बताओ? अनडिफाइंड मैथमेटिक्स के हिसाब से। इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया लिमिट्स को। किसको? लिमिट को। तो यहां लिखते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। कितने टुकड़े करे अपन ने? इन्फिनिटी टुकड़े करे। आओ इस वर्ड पे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पलक झपकना। क्या करना बच्चों? पलक झपकना। इसका मतलब पलक झपकते ही हमें वो चीज नोट करनी है। एवरेज वेलोसिटी तो मेरे को पता है कि मैं यहाँ से यहाँ गया इतनी वेलोसिटी से, फिर यहाँ से वहाँ गया इतनी वेलोसिटी से, ऐसे 3-4 जगह गया अलग अलग वेलोसिटी पे, दोनों को सबको जोड़ा, सबका टाइम डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी मेरे को मिल गई। लेकिन यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया, जब गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी चलाते चलाते स्पीडोमीटर के अंदर जो तुम्हारी स्पीड दिखती है, जैसे मेरे पास है FZ और उधर स्पीडोमीटर में कभी आता है 30, कभी आता है 40, बस इतना सही, तो वो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। और इंस्टेंटेनियस को निकालने के लिए मुझे पलक झपकनी पड़ेगी, लेकिन पलक थोड़ी झपकूंगा, मुझे एक स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड के लिए वो डाटा चाहिए, वो मेजरमेंट चाहिए, इसलिए इसको नाम दे दिया गया इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्मॉल टाइम पीरियड। और स्मॉल टाइम पीरियड को पढ़ने के लिए मैंने बोल दिया कि डेल टी क्या होना चाहिए? इसको क्या पढ़ते हैं अपन? टाइम टेंस टू 0 बराबर 0 नहीं बच्चों, टेंस टू 0। इसका मतलब 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है। इसलिए यार लिमिट इंट्रोड्यूस करवाएगा, लेकिन लिमिट अपन नहीं पढ़ेंगे। अपन पढ़ते क्या इसको डायरेक्ट, जिसका नाम है बच्चों डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहाँ से आया समझ में आ गया? बस इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों अपन अब, ठीक है ना? उतारो जल्दी से। बिठा दो अब तो। बताओ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है या नहीं है तुम्हें? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है या नहीं? कुछ याद करने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अपन को याद रखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन तो सिखाना पड़ेगा अपन को। डिफरेंशिएशन तो सिखाना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स तो बतानी पड़ेगी। पक्का ना बच्चों? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? सबसे पहली चीज, मैं डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखता हूँ dx, और यहाँ पर क्या आता है बच्चों? fx। कभी कभी d/ds। यहाँ पर क्या आता है बच्चों? y। और यहाँ पर y ही क्या हो सकते हैं बच्चों? क्या हो सकते हैं? आइलेट। एक बार मैं चेक कर लूँ। ये फंक्शन हो सकते हैं बच्चों आइलेट, है ना? इनवर्स लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। तो सबसे पहले किसकी बात करूंगा मैं? अलजेब्रा। बार बार इसी को उठाते हैं अपन, है ना? अलजेब्रा में y बराबर सबसे पहले क्या लेता हूँ? x ले लेता हूँ, x की पावर n ले लेता हूँ। सारे फॉर्मूले आएंगे ना इसमें। तो चौक लेना पड़ेगा बच्चों, वाइट चौक। मज़ा आ रहा है लिखने में, बार बार। ये टूट जाएगी क्या? ठीक है,
डी अपॉन डी एक्स वाई, ऐसे लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कभी कभी इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये नोट कर लो बच्चों ना, बार बार नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला लिखते हैं अपन एक एक लिखे हुए ना। सबसे पहली चीज़ बताओ, मुझे डिफरेंशिएशन पढ़ना है किसका, x की पावर n का। क्या होता है, n की पावर n माइनस वन, दिख रहा है बच्चों। अब n की वैल्यू रखते जाते हैं, जैसे मैंने लिखा डिफरेंशिएशन x की पावर 1 का, तो इसका आएगा 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 x की पावर 0, आंसर आ गया 1 इंटू 1 मतलब 1। फिर अगर x की पावर क्या होता बच्चों, 2 होता, तो क्या लिखते हैं अपन, 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x की पावर 1। अगर d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर क्या होता बच्चों, 3 होता, तो क्या लिखते हैं बच्चों, 3x की पावर 3 माइनस 1। अब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है, पावर आगे लेके ऊपर वाले की पावर कम करनी है। इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 100, तो आंसर आएगा 100 एक्स की पावर 99। मामला यहाँ पर बदल चुका है बच्चों, x की पावर अगर 98 करता हूँ तो 98 आगे और x की पावर 97 ऊपर, और अगर मैं d अपॉन डी एक्स करता हूँ तो x की पावर हो 101 कर दूँ तो 101 x की पावर 100 हो जाएगा, पक्का। अब मुझे जो चीज़ चेंज करनी है वो ये है कि अगर मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 0, तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, आंसर तो क्या आने वाला 0। तो x की पावर 0 का मतलब है क्या, x की पावर 0 का मतलब ये है 1, किसी की पावर 0 1 और 1 क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0 और 1 का भी 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, 0। चलो ठीक है, क्या बोलेंगे इसे अपन, y बराबर कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसे, y बराबर कांस्टेंट। अब y बराबर कांस्टेंट के लिए सोचो जरा, दिमाग लगाओ, y बराबर कांस्टेंट के लिए दिमाग लगाओ कि ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे आ रहा है। जो ऊपर नीचे नहीं जा रहा तो क्या डिफरेंस पैदा होगा क्या इसमें कुछ, जब डिफरेंस पैदा नहीं होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मानेंगे बताओ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ना तो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। कांस्टेंट इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया। और मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया और एक कंसेप्ट भी अपन ने पढ़ लिया। फिर फॉर्मूले लिखते जाएंगे बच्चों, है ना, क्या क्या, एक ये एक ये एक ये क्या बता रहा है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है ना। आगे चले, डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो मुझे करना है 1/x का, किसका करना है बच्चों, 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे होगा, क्या तुम इसको डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1 लिख सकते हो क्या, क्या तुम इसको डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1 लिख सकते हो क्या, और क्या तुम इसको उधर ही आगे लिखता हूँ -1 x की पावर -1 फॉर्मूला लगा दिया n x की पावर n -1 -1 x की पावर -2 -1 x की पावर -2, अरे यार -1/x²। बच्चों जैसे 1/x को अपन ऊपर ले जाके x की पावर -1 लिखा हुआ, वैसे ही x की पावर -2 को वापस 1/x² ले गए क्या। तो मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है बच्चों, बताओ कौन सा फॉर्मूला बना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का आंसर आएगा माइनस का 1/x²। मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं बच्चों, अगर ये 1/x की पावर n होता ये आएगा, मतलब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ सोचो 1/x² होता तो तुम इसको लिखते क्या बताओ, x की पावर -2 लिखते, -2 डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको लिखते क्या अपन, -2 आगे आ गया और x की पावर -2 -1, क्या -2/x की पावर 3 हो गया क्या। फॉर्मूला देख लो एक बार, पक्का ना, ये फॉर्मूला 1/x के लिए। फिर मुझे फॉर्मूला बताना है, वो है x की पावर हाफ के लिए, क्या ये 1/2 और x की पावर हाफ -1 हो जाएगा क्या, और क्या ये 1/2 x की पावर -1/2 हो जाएगा क्या। और -1/2 का मतलब होता है
1/2 x⁻½ नीचे चले जाना। अब इस पूरे पर गौर करो बच्चों कि क्या ये फॉर्मूला जो है वो √x का बन चुका है क्या? √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पक्का बच्चों, परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, √x का बता दिया, इसका बता दिया, 1/x का बता दिया, ये भी हो गया। x⁻1 का मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखना। ये भी कांस्टेंट भी हो गया, 1/x² हो गया, रूट का हो गया। और अब देखो बच्चों, अब आइलेट के हिसाब से काफ़ी सारे फंक्शन है ना हमारे पास, तो जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ अगर मैं बोलूँ log x तो अपना आंसर आएगा 1/x। डिफरेंशिएशन और बोलूँ मैं e⁻x तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x से आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन भी एक्सपोनेंशियली होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का cos x, अब x लिखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस का sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ फिर tan x का sec² x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का माइनस का cosec² x, x लिखो यार। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec का cosec x का क्या होगा? माइनस का cot x और cosec x। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई चीज़? ये मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या लिख दिया बच्चों? फॉर्मूले लिख दिए हैं। अधिकतर फॉर्मूले तुम्हारे मुंह पे मार दिए हैं बच्चों, और मेरे को याद होने चाहिए, लेकिन मैंने जिन जिन पे बॉक्स बनाया ना उन पे ज़्यादा ध्यान देना। वापस मिटाना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हटना पड़ेगा और तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो एक और उतार लो इसको पूरा अच्छे से। फॉर्मूले सारे याद रख लेना। मैंने बोला sin x का फॉर्मूला, तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन x। और अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा cos 2x। गलत। यहाँ पर बच्चों को चेंज हुआ है। ये एक्चुअली में कौन सा फंक्शन है बच्चों? ये है कॉम्पोसाइट फंक्शन है। क्या है ये? कॉम्पोसाइट फंक्शन। और कॉम्पोसाइट फंक्शन का मतलब होता है कि sin x नहीं है, ये sin 2x आ गया है। इसका मतलब sin के घर में कौन घुस गया बच्चों? अलजेब्रा घुस गया है। ये 2x अलजेब्रा ही तो है। तो जब दो फंक्शन एक दूसरे के अंदर घुस जाए, इसे बोलते हैं कॉम्पोसाइट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन में लगेगा बच्चों, क्या लिखा है मैंने? चेन रूल। क्या लिखा बच्चों? चेन रूल। तो चेन रूल के लिए जैसे मान लो डिफरेंशिएशन करना है sin 2x का, तो सबसे पहले sin का डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या आएगा? cos 2x। लेकिन अब तुम वापस किसका करने जाओगे? 2x का करने जाओगे। किसका करने जाओगे बच्चों? 2x का। तो cos 2x का क्या हो गया? cos 2x, ये तो चल रहा है। और 2x का क्या हो गया? 2 बाहर लिखा और x का डिफरेंशिएशन 1, पहले बता दिया बच्चों अपन ने। तो आंसर कितना आ गया? 21 नहीं है ये, तो 2 cos 2x। अब सुनना, y बराबर a sin ओमेगा t, मान लो ये क्वेश्चन है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू t। a बार डिफरेंशिएशन करना है किसका? sin ओमेगा t का। तो क्या आएगा बच्चों? देखो, a sin का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, फिर किसका करने जाएंगे अपन? ओमेगा टी का भी, क्योंकि यार साइन के अंदर ओमेगा टी अब कॉम्पोसाइट फंक्शन बन चुका ना। तो ए बार कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी में ओमेगा बार टी का डिफरेंशिएशन 1। समझ में आ गया? तो तुम्हें याद आ रहा है ओमेगा ए कोस ओमेगा टी, कुछ ऐसा कुछ आता था आंसर। जल्दी से उतारो बच्चों, ये भी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन करवाए मैंने थोड़े से, जल्दी से उतारो। अब ये तो मैंने जैसे इस तरीके का क्वेश्चन करवा दिया है ना, तुम्हें याद है बच्चों कि जैसे मैंने dy/dt
अगर मैं y बराबर a साइन ओमेगा टी लिखता हूँ तो dy बाई डी टी आएगा ओमेगा a कोस ओमेगा टी। फिर इसी का वापस करता हूँ तो ओमेगा a तो पूरा बार डिफरेंशिएशन होगा किसका, केवल कोस ओमेगा टी का, तो क्या आएगा ओमेगा ए कोस ओमेगा टी का हो गया माइनस का साइन ओमेगा टी। अब किसका होने जाएगा, कोस ओमेगा टी का वापस, तो ओमेगा ए माइनस बार साइन ओमेगा टी ओमेगा बार डी टी बाई डी टी, काटा पाटा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ पक्का बच्चों। तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब ये जो चीज़ मैंने तुम बताई इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं वेलोसिटी, इसे बोलते हैं एक्सीलरेशन। ये सारी कहानी हमें आनी चाहिए। अगर मैं काइनेमेटिक्स स्टार्ट करता हूँ और वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ गिवन फंक्शन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ गिवन फंक्शन, तो वहाँ डिफरेंशिएशन आना चाहिए अच्छे से। डिफरेंशिएशन क्या करना चाहिए आना। बच्चों मैंने ये वाला एग्जांपल क्यों लिया, ऐसे जम का सीधा और सादा एग्जांपल उठा लिया बच्चों मैंने कि कैसे वेलोसिटी और कैसे एक्सीलरेशन अपन फाइंड कर सकते हैं। मिटा दूँ अब तो, अरे यार लो ना, अब तो मिटा दूँ, ठीक है। जीरो चैप्टर देखो थोड़ा सा मिट गया, इसका मतलब जल्दी ही ये खत्म होने वाला है गाँव वालों, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर लेना। अब मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, आंसर आ गया ये। लेकिन तरीका बताऊंगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका हुआ होगा तुम्हारे हिसाब से, एक्स स्क्वायर का। फिर डिफरेंशिएशन किसका हुआ होगा बच्चों, 2x का। फिर डिफरेंशिएशन किसका हुआ होगा बच्चों, 3 का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 बाहर ले लिया, dx बाई dx प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, क्या 2x प्लस 2 आ गया क्या। ये बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ मैं, मान लो कि मैंने बोला है √t प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कर सकते हो। रूट का अलग से, टी का अलग से और टी स्क्वायर का अलग से। जल्दी से करके बताओ और आंसर मैच करो। अभी मैं लिखने वाला हूँ आंसर, चलो। लिखूँ मैं आंसर, लिखूँ। इसका आंसर आएगा 1/2 √t प्लस 2 प्लस 6t, बस काफ़ी है। एक और क्वेश्चन है बच्चों, साइन 3t प्लस कॉस 4t, इसका डिफरेंशिएशन करो। जल्दी से करो, मैं आंसर लिखने वाला हूँ। वीडियो पॉज करके जल्दी से सॉल्व करो, ऐसे नहीं हाथों चले जा रहे हो। चलो आंसर लिख रहा हूँ मैं। y बराबर साइन का हो गया कॉस 3t माइनस नहीं प्लस ही रहेगा इंटू में 3 और माइनस का साइन 4t इंटू में 4। ये कैसे करा मैंने बच्चों, 3 कॉस, अरे सॉरी पहले साइन का करा, कॉस हो गया, फिर किसका करेंगे 3t का। थोड़ा क्वेश्चन लंबा लूँ बच्चों, अच्छा वाला इन द सेंस जैसे ये। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसे मैंने लिखा साइन e की पावर 2x तो पहले किसका होगा, साइन का, सही है। फिर किसका होगा, e की पावर 2x का, e की पावर 2x, फिर किसका होगा 2 का। इसे कहते हैं चेन रूल। काफ़ी बच्चों डिफरेंशिएशन के ऐसे क्वेश्चन करना और भी पॉसिबल हो सकते हैं कि तुम जितने क्वेश्चन ट्राई करो उतने कम है हमारे लिए, तो ठीक है ना। अब किसकी बात करेंगे बताओ, अब अपन बात करेंगे सीधे साधे जीरो चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि नाम है कैलकुलस का अगला पोर्शन, वो है इंटीग्रेशन। किसकी बात करेंगे बच्चों, अपन इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। मैं चेक कर रहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं रही कहीं पे बीच में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की बात करते 20 सेकंड का वक्त हो गया, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन में देखेंगे बच्चों, तुमने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, आंसर क्या आया था
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जबकि यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन जो होगा, जैसे डिफरेंशिएशन में पावर माइनस होती है वैसे यहाँ पर पावर जुड़ती है। क्या होता बच्चों? जुड़ती है। डायरेक्ट उठा लिया मैंने, तो इंटीग्रेशन आया कहाँ से? किसकी बात करते हैं अपन? इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। देखो मैंने तुम बताया ना, सर्कल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो ये तो डिफरेंशिएशन के लिए काम था। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, सुनना, मुझे क्या करना है बच्चों, ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? और इसी इम्पोर्टेंस की वजह से मैं इंटीग्रेशन को थोड़ा ज़्यादा समय दूंगा। आज इस लेक्चर में तो अभी केवल अपन किसकी बात करेंगे बच्चों? ओवरव्यू की बात करेंगे, फिर अच्छे से देखेंगे इंटीग्रेशन को। प्रोसेस सारे सॉल्व करके आना, मेथड आ जाने चाहिए, इंटीग्रेशन के आंसर आ जाना चाहिए ना। हिस्ट्री क्या है सुनना। इसका एरिया बताओ पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया बताओ ए स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ याद आ रहा है? तो जब मैं इन सब का एरिया निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ, ट्रायंगल का भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? साउथ का हथियार बना दिया तो मैंने, लेकिन यहाँ से क्या फूल लग रहा है बढ़िया, आर्टिस्ट हूँ मैं। छोड़ो, मिट जा साले मिट जा। हाँ, अब इसके अंदर मुझे इसका एरिया निकालना, तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले करो इसका डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे करो टोटे इसके। क्या करो बच्चों? इसके छोटे छोटे टोटे कर दो। अब इसी टोटो को और टोटे कर दो छोटे छोटे टुकड़ों के साथ। टुकड़े इतने कर दो कि सारे आकार लगे बिल्कुल सेम। इसमें से इस छोटे से आकार को मैं स्क्वायर मान लूँ जिसका एरिया ए स्क्वायर हो, सभी टुकड़ों को गिन लूँ और अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ पर प्रोसेस यूज होता कौन सा बच्चा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम ही है कि इनको तुम तोड़ के ले आओ, इनको तुम तोड़ के ले आओ। अगर मान लो कि एक किसी सिस्टम में होता और इसको मैं ऐसे तोड़ता पहले, तो इससे अपन बोलते हैं dx में तोड़ना। dx समझते हो? क्योंकि x डायरेक्शन में तोड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ता तो ये dy में हो गया। तो बोला कि तुम पहले इसको तोड़ के आओ, तोड़ा, फिर कौन सा फंक्शन है ऊपर नीचे उसको लेके आओ, और आगे मैं दे दूंगा बच्चों इसका इंटीग्रेशन, तो तुम्हें इसका पूरा एरिया निकालने के लिए काम आ जाएगा। लेकिन सर ये क्या है बीच में? सुनो, जब इसके तुमने छोटे छोटे टुकड़े करे थे तो ये शेप तो सेम है, लेकिन ये जो शेप है ना छोटा सा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये भी देखो, ये वो शेप हैं जो इनके जैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब इनको भी तो उठाना पड़ेगा। तो इनको मान लिया कि यार इक्के दुक्के होंगे, कम ज़्यादा होंगे, तो कांस्टेंट को जोड़ लिया जाता है। एक्चुअली में कांस्टेंट जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। कांस्टेंट छोटा सा एक पार्ट है जो कि इसके पूरे एरिया को कवर करने का काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहते हैं बच्चों? इनडेफिनिट, क्योंकि इनका शेप डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसमें से कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है ताकि ये पूरा शेप कवर हो सके। जल्दी से उतारो बच्चों। तो यहाँ अपन ने इंटीग्रेशन की खास बातें स्टार्ट कर दी है। अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन को प्रॉपर तरीके से उठाएंगे और उसी के साथ आगे क्या आने वाला है वो तुम्हें पता चलेगा बच्चों। ठीक है, बाय बाय।